हेलो क्लास 10 के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज दोबारा मैं क्लास को लेकर के आया हूं। आपका समरी लिटरेचर इज फर्स्ट फ्लाइट लेसन नंबर 5 ग्लिम्स ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही कल्चर्ड चैप्टर है ये, है ना, जो कि इंडिया से रिलेटेड है ये। ठीक है, थोड़ा सा इंडियन के कल्चर के बारे में है ये चैप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बाबू। और एक बार मैं बार बार कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे क्लास 10 के बच्चे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे वो अदर स्टेट बोर्ड के हो, वो एक क्लास ये वीडियो जो भी मैं डालता हूं उस वीडियो को आप जरूर पूरा का पूरा वॉच करिए। आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाबू। ठीक है, निश्चित तौर से आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये करवाने के बाद मैं आपको कम से कम 200 में एमसीक्यू में लेने वाला हूं। क्लास पूरा प्रिपेयर हो गया क्लास मेरा, बस उसको मैं क्या करना, रिकॉर्डेड करना मुझे। बस सारा का सारा पीडीएफ मैंने बना लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं लेकर के आऊंगा। आपको 20 नंबर जो 20 मार्क का जो एमसीक्यू होता है, तो 20 मार्क का एमसीक्यू आपका कहीं नहीं जाएगा। मेरा वीडियो देख लेंगे, निश्चित तौर से आपको वहां से फंस जाएगा। ठीक है ना। चलिए, बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप बाबू क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला जो आपका लेसन नंबर 5 चैप्टर है, ये इसमें 3 पार्ट है। ये चैप्टर में 3 पार्ट है बाबू। पहला आपका है ए बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर के बारे में आप जानते थे, जो लोफ वगैरह बनाते थे, ब्रेड वगैरह जो बनाते थे, उन्हीं को बेकर कहते थे। ठीक है, चैप्टर का नाम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम है द ग्लिम्स ऑफ इंडिया। चैप्टर का क्या नाम है? द ग्लिम्स ऑफ इंडिया। चैप्टर का नाम क्या है? द ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत की झलकियां। भारत की झलकियां, भारत के क्या दृष्टिकोण था। डिटेल समरी है इसमें। द चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मैंने बताया आपको कि जो ये चैप्टर है ये कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है। ए डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, और इसके बारे में ईच पार्ट प्रेजेंट डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, यानी प्रत्येक पार्ट में अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग रीति रिवाज के बारे में यहाँ पर क्या है, डिस्क्राइब किया गया है। मैंने बताया कल्चर चैप्टर है ये, शोइंग इट्स कल्चर। और प्रत्येक चैप्टर में, प्रत्येक पार्ट में उसके कल्चर, सभ्यता के बारे में, ट्रेडिशनल परंपरा के बारे में बताया गया है, एंड नेचुरल ब्यूटी, और नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताया गया, प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया गया। टुगेदर दे गिव अस विविड पिक्चर ऑफ इंडिया डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। और ये तीनों पार्ट मिल करके हम यही बताते हैं कि उससे हम क्या सीख सकते हैं। ये हमें बताता या देता है विविड पिक्चर ऑफ इंडिया डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। विविड माने विभिन्न, ये भारत के अनेकता में एकता और एकता की बातों के बारे में हमें जानकारी देता है, या उसकी दृष्टि के बारे में, पिक्चर के बारे में हमें बताता है, नजरिया के बारे में हमें बताता है। ओके, अब चलते हैं इसमें। देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ मैंने लोक्स मैंने बना दिया, यही लोक्स है बाबू, यही आपका क्या लोक्स, यही याद रखिएगा। पहला पार्ट आपका क्या है, बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा से जो बेकर थे उनके बारे में ये पार्ट क्या है, डिस्क्राइब है। ये जो गोवा से रिलेटेड है वहां से ये पार्ट क्या है आपका, डिस्क्राइब है। ओके, चलिए, इसके राइटर कौन है, बाय लूसी और रॉड्रिगेज, इसकी क्या है, राइटर है। ओके, चलिए पढ़ते हैं क्या आगे, देखते हैं इसमें क्या है। पहले चैप्टर में, पहले पार्ट में कहता है दिस स्टोरी गिव्स अस ए ग्लिम्सेस ऑफ पोर्टुगीज ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑफ गांव कल्चर। कहता है कि जो चैप्टर है किसके बारे में हमें बताता है, किसके बारे में, पुर्तगालियों के इन्फ्लुएंसेस, उनके क्या प्रभाव थे, कहां पे गांव में, गांव के सभ्यता पे उनके क्या प्रभाव थे, उसके बारे में हमें बताता है। स्पेशली इन द ट्रेडिशनल बेकिंग ब्रेड, और किसके बारे में हमें विशेषता बताता है, इन द ट्रेडिशन ऑफ बेकिंग ब्रेड, बेकिंग ब्रेड के परंपराओं के बारे में भी ये चैप्टर हमें बताता है कि किस तरीके से जो ये
पुर्तगाली थे, ये किस तरह से क्या करते थे, लोग को क्या करते थे, बेक करते थे। द नरेटर रिकॉल हिज चाइल्डहुड डेज, अब जो नरेटर है उनको अपने बचपन के दिन याद आते हैं। इन एक गांव विलेज, जब वो गांव में जाया करते थे तो लोग उनका किस तरह से ग्रीट करते थे, किस तरह से लोग उनका अभिवादन करते थे। Where the baker known as the spider, याद रखना आपको ये बात। ये पूछता है कि ऑप्शन में 1 नंबर का पूछता है, एमसीक्यू पूछता है कि जो बेकर थे वो और किस नाम से जाने जाते थे। याद कर लेना, बेकर जो थे वो अन्य नाम का क्या था, पैडर के नाम से भी जाने जाते थे, पैडर के नाम से भी जाने जाते थे। इस बात को आपको रिमेंबर करना है। Was a very important person in the community, और उनका क्या समाज में क्या महत्व था, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व था हमारे समाज में। Was a very important person, वो हमारे समाज में, कम्युनिटी माने समुदाय, और हमारे समुदाय में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे। कौन? पुर्तगाली। कौन हुआ करता था? पुर्तगाली। लाइन बाय लाइन में बाबू हम बता रहा हूं, ऐसा कोई लाइन एक जिसको आपको पता ना हो, बहुत ही इजी वे में लेकर के आता हूं समरी। ऐसा मैं समरी लेकर के आता हूं कि आपके चैप्टर से फुली रिलेटेड होता और इजी वर्ड में होता है। ओके, आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाबू, निश्चित तौर से, देयर इज नो डाउट। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, द बेकर वुड विजिट द हाउसेस, लोग क्या करते थे, जो बेकर होते थे गांव में अपने लोग को बेचने के लिए जाया करते थे। कि हाउसेस का मतलब यहां पर है कि मतलब सिटी में, शहरों में बेचने के लिए जाया करते थे। कैरिंग ए लार्ज बास्केट फुल ऑफ फ्रेशली बेक्ड लोव्स, एक बहुत बड़ा सा बास्केट लेकर के, और उसमें क्या ले रहते थे, वो फ्रेशली बेक्ड लोव्स, ताजा ताजा बना हुआ लोव्स रहता था उस बास्केट में, उस टोकरी में लेकर के जाया करते थे। केक्स भी होता था, बिस्किट और हिज हेड, और बिस्किट वगैरह भी उसमें रखे रहते थे अपने सर पर, अर्थात उसी बास्केट में। He would announce his arrival by banging his bamboo staff, which made a characteristic झंग झंग sound. अब भाई जैसे मान लीजिए अगर गांव में कोई बर्फ लेकर के आता है तो वो हार में से भोपो लिया रहता है, उसको क्या करता है, बजाता है, जिससे कि बच्चे उसको जाग जाते हैं कि हाँ भाई बर्फ वाला आ गया है। कोई भी हाकर हो गया, कोई भी फेरी वाला हो गया, तो बेचने के लिए बाबू जाता है तो निश्चित तौर से वो कुछ अपना साउंड बजा लेता है या कुछ ऐसा कुछ तरीका यूज करता है जिससे कि मैं आया हूं यहाँ पर बेचने के लिए, लोग मुझे जाग जाए। तो जब ये जो बेकर होते थे, जब वो जाया करते थे शहरों में बेचने के लिए, तो ही वुड अनाउंस हिज अराइवल बाय बैंगिंग हिज बम्बू, वो एक बम्बू स्टाइल बम्बू होता था, बांस होता था, उसी में ऐसे कुछ घंटे वगैरह क्या करते, बांध लेते थे और उसको क्या करते थे, बजाते थे और झंग झंग के साउंड करते थे। झंग झंग के साउंड करते हुए जो है वो क्या करते थे, गांव में प्रवेश करते थे या विलेज में, शहर में प्रवेश करते थे, जिससे कि उनके साउंड को सुन करके लोग उनकी तरफ आते थे लोग वगैरह खरीदने के लिए। नहीं तो ऐसे चले जाएंगे, साइकिल लेके उठा के मुड़ पर रख के चले जाएंगे, वापस चले आएंगे, एक भी लोग नहीं बिकेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्या इसमें देखते हैं। बहुत इजी तरीके से मैं समझा रहा हूं, पूरा कंक्लूजन है, याद रखो, ये पूरा का पूरा मैं आपको कंक्लूजन में समझ बता रहा हूं। आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, सारा का सारा चैप्टर आपका ही तैयार हो जाएगा। चिल्ड्रन और रन टू ईगरली, जो बच्चे होते हैं गांव में क्या होता है, कुछ बेचने के लिए आता है तो जो बच्चे होते हैं बहुत ही तेजी से, बहुत ईगरनेस होकर के उसकी तरफ भागते हैं, उस वस्तु की तरफ। बच्चे जो होते थे बहुत ईगरली, बहुत उत्सुकता पूर्वक भागते थे, बिकॉज दे लव द स्वीट ब्रेड, क्योंकि वो क्या करते थे, वो जो स्वीट होता था, अर्थात ब्रेड का नाम उन्होंने स्वीट दे दिया, जो मिठाई ब्रेड होता था उससे प्रेम करते थे और उस मिठाई का नाम उन्होंने बोल रख दिया। याद रखो, मिठाई का नाम जो ब्रेड है, जो लोब्स है या इस में ब्रेड कह दो, ये किस नाम से जाना गया, बोल के नाम से। लोब्स आर आल्सो नोन एज बोल। ब्रेड वाज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ओकेजन इन गोवा। कहता क्या कि जो ब्रेड होता था वो गोवा में प्रत्येक त्योहारों पर, प्रत्येक अवसरों पर, शुभ अवसरों पे उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता था। एक बहुत बड़ा क्या माना जाता, आवश्यक हिस्सा माना जाता था, अर्थात ये इंपॉर्टेंट था। अगर शादी है, कुछ भी है, एंगेजमेंट है या कोई बर्थडे है, तो बोल नाम का स्वीट होना इंपॉर्टेंट होता था, ब्रेड बनता ही बनता था। वही क्या पे
ब्रेड वाज एन एसेंशियल पार्ट, ब्रेड एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, एसेंशियल माने महत्वपूर्ण हिस्सा होता था ऑफ एवरी ऑकेजन इन गोवा, गोवा में सभी अवसरों पर, गोवा में शुभ अवसरों पर, ऑकेजन माने शुभ अवसर, चाहे वो शादी हो गया, चाहे क्रिसमस का त्योहार हो गया या कोई अन्य त्योहार हो गया, सब त्योहारों पर बोल नाम का स्वीट, और बोल मीन्स ब्रेड नाम का जो स्वीट होता था वो बनता ही बनता था, या अदर सेरेमनीज हो गए या कोई दूसरे उद्घाटन समारोह हो गया या कोई समारोह हो गया, उस पर ये बोल नाम का जो स्वीट था वो बनता ही बनता था। इट इज एसेंशियल। The presence of the baker was considered a symbol of happiness and celebration। कहता क्या है कि बेकर की जो उपस्थिति होती थी, प्रेजेंस और उपस्थिति, बेकर की जो उपस्थिति होती थी, ऐसा माना जाता था कि ये किसके संकेत है, हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन के संकेत है। यानी बेकर की उपस्थिति को ऐसा माना गया था कि अगर ये बेकर आ जाया करते थे तो उनको हैप्पीनेस, हैप्पीनेस माने सौभाग्य हम कह सकते हैं या खुशहाली कह सकते हैं, सेलिब्रेशन माने उत्सव का संकेत मानते थे, सेलिब्रेशन माने उत्सव यहाँ पर कह सकते हैं, उत्सव का संकेत मानते थे, खुशहाली का संकेत मानते थे, शुभ मानते थे, है ना। आगे द नरेटर आल्सो डिस्क्राइब्ड, जो नरेटर उन्होंने ये भी बताया है हाउ द बेकर्स वर स्पेशल ड्रेस, वो कौन सा ड्रेस पहनते थे, उस ड्रेस का उन्होंने क्या नाम दिया, तबाई। यानी याद रखना बाबू, जो ड्रेस बेकर पहनते थे उस ड्रेस का नाम राइटर ने क्या दे दिया, तबाई दे दिया। इस बात को याद रखना है प्यारे, इस बात को आपको याद रखना है। और ये ड्रेस कैसा होता था, लॉन्ग सिंगल पीस फ्रॉक, एक लॉन्ग एक से ऊपर से डाल दे, एक लंबा होता है इसको नहीं, ऐसा होता नहीं कि मालवारम के लोग पहनते हैं पूरा लंबाई कुर्ता पहन लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसी तरीके से क्या करते, एक लॉन्ग सिंगल पीस फ्रॉक की तरह होता था, दैट रीच्ड डाउन टू द नीज, जो घुटने से नीचे जाता था। द बेकर्स वर रिस्पेक्टेड द पीपुल इन सोसाइटी, कहते क्या है, जो बेकर होते थे उनका सम्मान किया जाता था, उन लोगों का सम्मान किया जाता था, सोसाइटी माने समाज में सम्मान किया जाता था। एंड बेकिंग ऑफन ए फैमिली प्रोफेशनल पास डाउन थ्रू द जनरेशन, और उनका बेकिंग करना ऐसा नहीं कि केवल एक जनरेशन से उनका ये प्रोफेशन था, ये बिजनेस था, क्योंकि कई पीढ़ियां इस प्रोफेशन को बेकिंग करते करते, कई पीढ़ियां ने क्या कर दिया, उसको प्रोफेशन को करते करते बिता दिए, इस प्रोफेशन को करते करते, बेकिंग करते करते। इवन दो, यद्यप, इसका मतलब होता है यद्यप होता है, यद्यप द पुर्तगीज हैव लेफ्ट द गोवा, यद्यप जो पुर्तगाली है वो तो गोवा छोड़कर जा चुके हैं। द ट्रेडिशनल ऑफ ब्रेड बेकिंग कंटिन्यूज, कहते हैं ब्रेड बेकिंग की जो परंपरा है उसकी कंटिन्यूटी जो है वो बनी हुई है। द स्टोरी शोज दैट गांव कल्चर हैज मैनेज टू प्रिजर्व सम ऑफ इट्स ओल्ड पुर्तगीज कस्टम, यानी पुर्तगाली तो बनाते थे भाई, उनका प्रोफेशन था वही सब कुछ करते ही थे, तो वो तो छोड़ करके चले गए, लेकिन उनके प्रोफेशन को जो वहां पर रहने वाले लोग थे वो लोग फॉलो कर लिए हैं, अब वो लोग करते हैं। तो ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि कल्चर हैज बीन मैनेज, कि उनकी जो सभ्यता थी अभी भी मैनेज कर ली गई है, संभाल के रख दी है, तो प्रिजर्व संरक्षित कर लिया गया है, संरक्षित कर दिया गया है सम ऑफ ओल्ड पुर्तगीज कस्टम, यानी उनके पुर्तगाली के कुछ पुराने परंपराओं को संरक्षित कर लिया गया है। ब्लेंडिंग देम, ब्लेंडिंग मैंने मिश्रित कर लिया गया, मिश्रित कर लिया गया है, मिला लिया गया, मिश्रित कर लिया गया है ब्यूटीफुली, एक ब्यूटीफुल तरीके से विद इंडियन ट्रेडिशनल, यानी भारतीय परंपरा की, यानी कि पुर्तगाली की जो परंपरा थी उसको इंडियन ट्रेडिशन में कन्वर्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो ये था बाबू, किस तरह से मैंने आपकी सारी चीजें मैंने क्या कर लिया, आपको डिस्क्राइब कर दिया, एक एक लाइन मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, समरी है तो समरी आपका इसी तरीके से रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा आपका जो है फुल चैप्टर नहीं है कि आप फुल चैप्टर शुरुआत से लेकर के लास्ट में क्या करूं, मैं आपको एक्सप्लेन करूं, इसमें आप पढ़ लेंगे, यही आपके लिए काफी है। ठीक है, पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या है अब इसमें थोड़ा मेन आइडियाज क्या क्या आए थे इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या आया। कल्चर इन्फ्लुएंसेस ऑफ पुर्तगीज इन गोवा, इसमें किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि गोवा में पुर्तगालियों का क्या प्रभाव था, उनके कल्चर क्या थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और हमारे विलेज लाइफ में जो है बेकर की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा,
और जो नॉस्टैल्जिया ऑफ चाइल्डहुड एंड सिंपल प्लेजर, और किस तरह से उनका बचपन बीता और किस तरह से वो हमें पसंद करते थे, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया, रीड कर लिया। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट में दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूर्ग। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? कूर्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कूर्ग एक प्लेस का नाम है ना। कूर्ग जो है एक प्लेस का नाम है, एक स्थान का नाम है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल स्थान है। इसके राइटर है बाय लोकेस एब्राल, राइटर का भी आप नाम याद रखेंगे। दिस पार्ट डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी, ये जो पार्ट है क्या डिस्क्राइब करता है, यानी इस कूर्ग जो है एक कैसा है, एक नेचुरल ब्यूटी है। पीपुल ऑफ कूर्ग, कूर्ग के जो लोग हैं एक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे हैं वहां के लोग। स्मॉल, सुंदर नहीं है, अच्छे हैं कहने मतलब है। स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, और कूर्ग क्या है, कर्नाटका का एक छोटा सा जिला है। कूर्ग क्या है, कर्नाटका का एक छोटा सा जिला है। लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, ये कहां पे स्थित है, मैसूर और मैंगलोर के मध्य में स्थित है। द ऑथर कॉल्स इट अ पीस ऑफ हेवन, याद रख लेना, या पूछ सकता है कि जो है कि ऑथर जो है क्या कर सकता है, तो मतलब उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कह सकते हैं, ऑथर मतलब उसे क्या कहा है, पीस ऑफ हेवन, अर्थात उसे स्वर्ग का टुकड़ा कहा है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे, बिकॉज ऑफ इट्स लस ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर क्या वन है, पहाड़ है, रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन है, कॉफी प्लांटेशन है, यहाँ पे कॉफी भाई जानते, जाहिर सी बात, तो कॉफी कहीं लगा दो, कॉफी अगर कोई कहीं बना रहा होता तो उसके सुगंध से क्या होता, लोग उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं। रिच बिल्ड लाइफ, कूर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन, याद कर लेना है, स्पाइसेस, इस बात को भी याद कर लेना। कूर्ग पूछता है किसके लिए फेमस है, कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है, और स्पाइसेस मतलब मसालों के लिए फेमस है। द एयर इज फिल्ड विथ एरोमा ऑफ कॉफी, कहता हवा, एरोमा माने सुगंध, एरोमा का मतलब होता है सुगंध, यानी महक, जिसके हम कह सकते हैं, महक भी कह सकते हैं, यानी हवाओं में कॉफी का सुगंध मिला रहता है, भरा रहता है, वहां पर जाएंगे इन्वॉल्व रहता है, पूरा हवाएं जो एकदम सुगंधित रहती है। एंड द लैंडस्केप इज कवर्ड विथ एवरग्रीन, वहां की जो लैंडस्केप है किससे कवर्ड है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षावन, सदाबहार वर्षा वन, यानी वहां मैंने बताया ना, बहुत घने जो है जंगल है बाबू वहां पे। द बेस्ट टाइम टू विजिट इज बिटवीन सितंबर एंड मार्च, कहता है क्या वहां पर विजिट करने का जो सबसे अच्छा महीना है वो सितंबर से मार्च महीना है। When the weather is pleasant, जब वेदर वहां का मौसम कैसा हो जाता है, बहुत ही सुहावना हो जाता है। आज का मौसम कितना सुहाना लगता है, आज का मौसम बहुत ही सुहावना है। ओके, आगे। द पीपुल ऑफ कूर्ग, जो कूर्ग के जो लोग हैं, नोन एज कूर्गीस या कोडागूस, याद कर लेना। कूर्गी के जो लोग हैं बाबू, वो कूर्ग के जो लोग हैं वो कूर्गीस या कोडागूस नाम से जाने जाते हैं। और वेरी ब्रेव, बहुत ही बहादुर है, हॉस्पिटेबल, और वो अपने घर को इस तरह से फॉर्मेट करे, इससे लगता है कि इनका घर हॉस्पिटल है। दे आर नोन फॉर देयर लव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड मार्शल ट्रेडिशन, कहते क्या, और वो किस नाम से जाने जाते हैं, फॉर देयर लव ऑफ इंडिपेंडेंस, अपने देश के प्रति उनका प्रेम है उसके लिए जाने जाते हैं। एंड मार्शल ट्रेडिशन, और मार्शल आर्ट में भी क्या बहुत ही फेमस है वो, मार्शल आर्ट जानते हैं आप लोग, उनको जैसे कह सकते आप लोग। मेनी कूर्गीज सर्व इन द इंडियन आर्मी, बहुत सारे जो कूर्गी थे उन्होंने इंडियन आर्मी में भी काम कर चुके हैं और काम करते भी है। एंड द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कहते क्या है, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के स्वतंत्र भारत के जो पहले आर्मी चीफ थे वो कौन थे, जनरल केन कैरियप्पा थे, जो कि क्या थे, कूर्गी थे, कूर्ग, याद कर लेना। इसलिए उन्होंने कहा ये इंडियन में भी क्या करते हैं, काम करते हैं ये। आगे, द ऑथर मेंशन, ऑथर ने ये भी बताया है दैट द कूर्गीस माइट बी डिसेंडेंट ऑफ ग्रीक्स और अरब्स, ऑथर ने ये भी बताया कि कूर्गी कहां से आए हैं, ये डिसेंडेंट ऑफ ग्रीक्स,
ग्रीक किससे आए हैं? या अरब से आए थे। बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस एंड कस्टम, किसके कैसे बताए? उन्होंने जो है उसकी दृष्टि को देख करके, उनके परंपरा को देख करके उन्होंने बताया कि ये ग्रीक या अरब से आए हुए थे। द मेन वेयर लॉन्ग ब्लैक कोट, जो आदमी होते थे एक लंबा सा, आप देख किताब में देखेंगे बहुत लंबा सा कोट होता है, एक लंबा सा कोट पहनते थे काले कलर का, जिसका नाम कुपिया दिया उन्होंने। क्या नाम दिया? कुपिया नाम दिया। ये बात याद है जो मैं अंडरलाइन करता हूं, सिमिलर टू द कुफिया वार्न। और वो किसकी तरह से था? बिल्कुल कुफिया की तरह से था, जो अरब के लोग पहनते थे। लंबा सा होता था लेकिन वो ब्लैक होता था, है ना। और अरब के लोग जो पहनते हैं वो थोड़ा कैसा होता है? सफेद होता है। आगे चलते हैं, क्या है? कूर्ग इज आल्सो होम टू ब्यूटीफुल रिवर्स। राइटर कहते हैं कि कूर्ग क्या है? कूर्ग घर है टू ब्यूटीफुल रिवर्स, बहुत सुंदर सुंदर नदियों का घर है, हिल्स पहाड़ियों का घर है। स्पेशली कावेरी रिवर, यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी बहती है, विच ओरिजिनेट फ्रॉम देयर, वहीं से बहती है। द फॉरेस्ट आर रिच, फॉरेस्ट जंगल बहुत ही रिच, मतलब घने है, रिच माने घने, जो जंगल है बहुत ही घने हैं। विथ एनिमल्स, यानी वहां पर जीव जंतुओं से भरे हुए हैं, लाइक एलिफेंट हो गया, बर्ड्स हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, ये बहुत सारे जीव जंतु आप वहां पे पाएंगे। टूरिस्ट विजिट कूर्ग फॉर एडवेंचर एक्टिविटी, और लोग वहां पे किस लिए जाते हैं? टूरिस्ट एडवेंचर एक्टिविटी के लिए जाते हैं, लाइक राफ्टिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ों की चढ़ाई करना, माउंटेनिंग करना, बाइकिंग करना, ये सारी चीज के लिए वो जाते हैं, राफ्टिंग करने के लिए जाते हैं। द ऑथर कंक्लूड बाय सेइंग दैट, ऑथर ने ये भी सम्मिलित किया है कहते हुए कि दैट की कूर्ग रिप्रेजेंट द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। कूर्ग क्या है? कूर्ग द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, याद कर लो, भारत का ये दिल है ये, और अपना है ब्यूटीफुल। और कूर्ग कैसा है? बहुत ही सुंदर है। कूर्ग के लोग बहुत ही अच्छे हैं, ब्रेव है, बहादुर है, फुल ऑफ लाइफ, उनका जीवन खुशियों से भरा होता है। अब इसमें देखिए हम लोगों ने किसके किसके बारे में पढ़ा? नेचुरल ब्यूटी के बारे में पढ़े हम लोग, सीनिक चार्म ऑफ कूर्ग अर्थात इसके सीनरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सीनरी के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। दूसरा, उनके जो वहां के लोग थे उनके साहस के बारे में पढ़े, हॉस्पिटलिटी ऑफ कूर्ग पीपल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वहां के सभ्यता के बारे में पढ़ा, और जियोग्राफिकल रिचनेस ऑफ इंडिया, किस तरह से वहां पे वर्षा बना है ना, जीव जंतु किस तरह के वहां पर है, हम लोग उसके बारे में सारी चीज पढ़ चुके हैं। ओके, आगे चलते हैं, हम वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, ओके, इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप देखना, है ना। आगे अब पार्ट 3 में देखते हैं क्या है इसमें, मैंने बताया ना कि 3 पार्ट में है। पार्ट 3 क्या है? टी फ्रॉम असम। आसाम किसके लिए फेमस है? चाय के लिए। और कूर्ग किसके लिए फेमस था? आप कमेंट करके बता दो एक बार ताकि रिवाइज हो जाए। इसके राइटर है अरुण कुमार दत्त। दिस स्टोरी इंट्रोड्यूस अस टू असम, ये स्टोरी असम के बारे में हमें बताती है। अनदर ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इंडिया, जिस तरह से कूर्ग क्या था? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, ब्यूटीफुल प्लेस था, उसी तरह से आसाम भी क्या है? भारत का एक बहुत सुंदर हिस्सा है। फेमस फॉर इट्स वास्ट टी प्लांटेशन, ये किसके लिए फेमस है? वास्ट माने विशाल, चाय के उत्पादक के लिए फेमस है। स्टोरी बिगिंस विथ प्रांजल, ये जो कहानी है प्रांजल से बिलोंग करते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं कि प्रांजल और एक उसका दोस्त रहता राजवीर, ये दिल्ली का रहने वाला बच्चा है। तो ये जो प्रांजल है ये असम का रहता है, ये आसाम का रहता है। ये क्या करता है? प्रांजल को इनवाइट करता है, आसाम में इनवाइट करता है, और तब वो जाता है वहां पर देखने के लिए, राजवीर लेके जाता है, तो सारा चीज स्टडी करके जाता है। आप कभी भी बाबू अगर कहीं आप घूमने जाओ तो उस एरिया के बारे में आप पूरे डिटेल लेकर के जाओ, आप कभी भी निराश नहीं रहोगे। तो ये स्टोरी प्रांजल से स्टार्ट होती है, और उसका एक स्कूल का दोस्त था राजवीर, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन टू आसाम, दोनों लोग ट्रेन से यात्रा करते हुए आसाम जा रहे हैं, ये इनवाइट करता है, मैंने बताया। प्रांजल्स फादर मैनेजर टी स्टेट देयर, और प्रांजल के पिताजी वहां के क्या है? यानी वहां पे जो चाय का जो क्षेत्र उसको मैनेज करते हैं, वो मैनेजर अर्थात वहां के। राजवीर वेरी एक्साइटेड टू ड्यूरिंग द जर्नी, राजवीर जो था बहुत ही एक्साइटेड था जर्नी को लेकर के, बिकॉज ही हैज रीड, क्योंकि वो ए लॉट ऑफ अबाउट टी, क्योंकि वो चाय के बारे में बहुत सारी चीजें जानकारी प्राप्त करके रखा हुआ था। इज ईगर टू सी ए रियल टी गार्डन, वो वास्तव में एक वास्तविक टी गार्डन को देखना चाहता था। भाई जानकारी तो पहले से रख चुका था वो। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, एज द ट्रेन मूव्स थ्रू द कंट्री साइड,
जब ट्रेन जो थी थोड़ा सा गांव की तरफ से जा रही थी, कंट्री साइड की तरफ चल रही थी, बीचों बीच में चल रही थी, बोथ फ्रेंड्स, दोनों दोस्त, सी एंडलेस स्ट्रेच ऑफ ग्रीन टी बुशेस, उन लोगों ने देखा कि जहां तक हमारी आंखें देख सकती थी वहां पे चाय की खेती ही खेती थी, हरियाली ही हरियाली थी, बुशेस माने झाड़ियां ही झाड़ियां थी। नीटली लाइंड अपॉन द हिल साइड, पूरी पहाड़ियों की तरफ पूरा स्वच्छ रूप से जो है चाय की खेती लगे हुए थे, लाइट अप थे। द साइट ब्रीथिंग, और ये जो दृश्य था कैसा था, बहुत ही मनमोहक था, है ना, अर्थात रिलैक्सेशन फील हो रहा था, ब्रीथमेंट रिलैक्सेशन फील हो रहा। राजवीर शेयर्स मेनी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट टी विद प्रांजल, मैंने बताया राजवीर पहले से इस चीज पर अध्ययन कर चुका था, तो राजवीर ने क्या किया, प्रांजल से अपने जो है चाय के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट को बताया। He tells him that, राजवीर उसे बताता है, टी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना, चाय की खोज पहली बार कहां हुई थी, चाइना में हुई, 5000 साल पहले। याद है सुन लो, चाय की खोज कब हुई, 5000 साल पहले हुई थी। Where people use is as a medicine, जहां पर चाइना के लोग उसको एज अ मेडिसिन यूज करते थे, मेडिसिन के रूप में यूज करते थे। भारत के लोग भी समझ आजकल यूज करते हैं, उनको तो हर वक्त चाय ही चाहिए, सबसे पहले चाय चाहिए। The word tea comes from the Chinese word चाय और टी, जो ये टी शब्द था वो चाइना से आया था, चाय और टी शब्द से आया था। इस बात को याद कर लो बाबू, ये सब याद कर लो, आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आप जल्दी पाओगे नहीं बाबू, ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं लेकर के आया हूँ। आगे, टी वाज इंट्रोड्यूस टू यूरोप इन 16th सेंचुरी, चाइना में तो बहुत पहले था, लेकिन ये यूरोप में कब आया, 16वीं शताब्दी में आया। नाउ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्रिंक इट डेली, और पूरे विश्व के लोग लगभग इसको डेली पीते हैं, और एक दिन में लगभग मान के चलो ओवर 80 करोड़ पीपल क्या करते हैं, चाय पीते हैं। सोच लो 80 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे विश्व में क्या करते हैं, चाय पीते हैं, और ज्यादा होंगे, आप लोग डाटा निकाल लीजिएगा। When they reach Mariani Junction, जब वो लोग मरियानी जंक्शन पहुंचे, प्रांजल्स फादर वेलकम्स देम, प्रांजल के माता पिता इंतजार कर रहे थे, जो है स्टेशन पर उतरे लोग, दोनों लोग, प्रांजल के पिताजी ने उन लोगों को वेलकम किया, स्वागत किया। टेक्स देम टू टी स्टेट, उन लोगों को गाड़ी में बैठा करके टी स्टेट की तरफ चल पड़े। टी स्टेट का मतलब जहां पे चाय का क्षेत्र हो, पूरा चाय की जहां पे ज्यादातर खेती हो। राजवीर वास ओमेन प्लकिंग टी लीव्स, राजवीर जो था सिर्फ चारों तरफ देख रहा था, नौचक्का होकर के उसने देखा कि औरतें जो थी वो क्या कर रही थी, चाय की पत्तियों को तोड़ रही थी, पलकी मैंने तोड़ना। दे बियर बम्बू बास्केट, ऐसे ऑन देयर बैक्स, यानी अपने पीठ पर बेचारी से झबिया आप कह सकते हैं, बम्बू टाइप कुछ लादी हुई थी। मूव क्या रिदमिकली, यानी मतलब बहुत ही रिदमिकली तरीके से क्या कर रहे चले थे, मतलब लाइन तरीके से कतार में होकर चल रहे थे एमंग द बसेस, झाड़ियों में। He also learned about the processing of tea, उसने ये भी सीखा कि चाय के पत्तियों को किस तरह से तोड़ते हैं। How the leaves are plucked, किस तरह से पत्तियों को तोड़ते हैं, किस तरह से सुखाते हैं। Processed before being packed, और क्या करते हैं, ये पैक करने से पहले ये सारे चीज प्रोसेस होते हैं। Send to the market, उसके बाद मार्केट भेजते हैं। ऐसा नहीं हम लोग को चाय मिल जाता है बाबू। राजवीर is amazed by the beauty of Amaze, राजवीर जो था आसाम की सुंदरता को देख करके आश्चर्यचकित हो गया। वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, द हार्ड वर्क दैट गोज इनटू द प्रोड्यूस टी, यानी जो कुछ भी उसने जो है हार्ड वर्क किया था चाय के बारे में, इनटू प्रोड्यूस टी, उसकी और नॉलेज बढ़ गई। अब इसमें हम लोगों ने और क्या क्या पढ़ा, टी इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया कल्चर एंड इकोनॉमी, कहता क्या है कि चाय जो है उसी तरह से जो सब लोग ऊपर इंपॉर्टेंट है, उस तरह से ये भी भारत के कल्चर और इकोनॉमी के बारे में बताता है। असम नेचर ब्यूटी एंड टी प्लांटेशन हम लोग पढ़े, असम के नेचर ब्यूटी के बारे में पढ़े, टी प्लांटेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। क्यूरियोसिटी और ईगरनेस टू लर्न, और किस तरह से जो राजवीर क्या था, क्यूरियोसिटी था और ईगरनेस था इस चीज को सीखने के लिए। तो ये था बाबू, आपका पूरा खत्म हो गया। अब ओवरऑल हम लोगों को मैसेज क्या मिलता है, ओवरऑल हम लोगों को मैसेज क्या मिलता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसके बारे में हमें क्या मैसेज मिलता है ओवरऑल, मैं इसी में बता दे रहा हूँ। दिस चैप्टर ब्यूटीफुली कैप्चर्स द डाइवर्सिटी एंड रिचनेस ऑफ इंडिया, कहता है चैप्टर जो हमें क्या बताता है, ब्यूटीफुली किया गया है, कैप्चर्स है डाइवर्सिटी, एक अनेकता में एकता के बारे में बताता है, भारत के रिचनेस के बारे में बताता है, फ्रॉम द बेकर्स ऑफ गोवा के बारे में बताता है,
कि पूर्व के बहादुर लोगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, असम के टी गार्डन के बारे में पढ़े हम लोग। ईच स्टोरी हाईलाइट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया लाइफ, और तीनों स्टोरी में भारत के अलग अलग हिस्से के कल्चर के बारे में ये बताया गया है। इस कल्चर, ट्रेडिशनल, नेचुरल ब्यूटी, इसमें क्या पढ़े हम लोग? सभ्यताओं के मतलब सभ्यता के बारे में पढ़े, परंपरा के बारे में पढ़े, नेचुरल ब्यूटी के बारे में पढ़े, हार्ड वर्किंग के बारे में हम लोगों ने पढ़े तो किस तरह से वहां के लोग जो है कठिन परिश्रम करके तब हम लोगों के साथ से मिलती है। इट शोज दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ वैरायटी एंड यूनिटी, ये हमें दिखाती है कि भारत किसका देश है? वैरायटी एंड यूनिटी का देश है। वेयर मतलब यहाँ बहुत सारे वैरायटी के लोग रहते हैं, बहुत सारे वैरायटी का पार्ट है इंडिया। Where every region has its own charm and story to tell, जहां पर भारत के अलग अलग हिस्से में अलग अलग चार्मिंग छिपी हुई है, उसको हमें खोजने की जरूरत है। ठीक है, तो ये था बाबू आपका चैप्टर था, पूरी तरह से मैंने क्या कर दिया, आपको समाप्त कर दिया। इसमें क्या था, ये 3 चैप्टर था, क्या नाम से 3 पार्ट था, तीनों पार्ट को मैंने क्या कर दिया, ग्लिम्स ऑफ इंडिया को मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ओके, ठीक है, तो सारी चीज मैंने डिस्क्राइब कर दिया बाबू, एक एक चीज मैंने नहीं छोड़ा, सारा चीज मैंने लाइन में समझा दिया, पूरा समरी। आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं बाबू, सिर्फ और सिर्फ मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको कन्फर्म आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 100% यहाँ से ना फंसेगा तो बताना कि सर यहाँ से मैंने समरी पढ़ा तो नहीं फंसा था। ओके ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जो मेरा चैनल है बाबू द ग्लोबल इंग्लिश, प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।